हेलो एस्पिरेंट्स, तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होगा सॉल्ट्स। तो बेसिकली ये लेक्चर होगा केमिस्ट्री का। ठीक है, तो आज हम ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज रिलेटेड टू सॉल्ट्स। कितने कितने टाइप्स के हमारे पास सॉल्ट्स है, उनका फॉर्मेशन किस प्रकार होता है, उनके यूजेस क्या है हमारे पास। ठीक है, तो सबके घर में सबसे कॉमन चीज तो देखी गई होगी, दैट इज सॉल्ट, है ना। सॉल्ट तो तुम नमक में खाने में डाल के खाते हो, है ना। बट सॉल्ट का काम सिर्फ खाने में डाल के खाना नहीं है, बट इस सॉल्ट, सबके घर में कौन सा सॉल्ट मिलता है? NaCl, राइट। अब NaCl हम सिर्फ खाने में यूज नहीं करते हैं, इसका यूज करके हम डिफरेंट और बाकी चीजों को भी मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो आज का टॉपिक है पूरा सॉल्ट से रिलेटेड है। कितने टाइप के हमारे डिफरेंट डिफरेंट सॉल्ट्स है, उनका फॉर्मेशन कैसे होता है, उनका यूज कहाँ पे होता है। ठीक है, तो मेक श्योर तुम वीडियो के एंड तक बने रहो, क्योंकि इस टॉपिक में से बहुत बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले सबको तो ये पता होगा कि जो हम सबके घर में मिलता है दैट इज सॉल्ट, NaCl। इसका जो केमिकल नेम है दैट इज सोडियम क्लोराइड। अब हम ये जानेंगे कि यार ये सोडियम क्लोराइड का यूज करके हम क्या क्या चीजें मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट सॉल्ट है सोडियम क्लोराइड, जिसको हम खाने में यूज करते हैं। अब इसका यूज करके डिफरेंट सॉल्ट्स को मैन्युफैक्चर करने वाला सबसे फर्स्ट इज हमारा NaOH। NaOH इज सोडियम, Na तो सोडियम होता है और OH हाइड्रोक्साइड। ठीक है, NaOH इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगर हम बात करते हैं कि यार इसका जो मैन्युफैक्चर है वो ये जो कैसे इसका प्रिपरेशन कैसे होता है, ये इसका फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है, तो सबसे पहले जान लो हमारा जो NaCl है ना, इसका हम एक्वस सोल्यूशन लेते हैं। क्या लेते हैं? एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaCl। जब हम एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaCl, एक्वस सोल्यूशन मतलब वो सोल्यूशन जिसके अंदर सॉल्वेंट हमारा वाटर हो। याद रखना एक्वस सोल्यूशन क्या होता है। एक्वस सोल्यूशन वो सोल्यूशन जिसके अंदर सॉल्वेंट क्या हो, वाटर हो। ठीक है, तो सबको ये पता होगा सॉल्वेंट क्या होता है, सोल्यूट क्या होता है। जैसे अगर हमारे पास नमक है और पानी है, तो पानी हमारा सॉल्वेंट होगा और जो नमक है वो क्या होगा, सोल्यूट। ओके, तो ये तो क्लियर होगा। सॉल्वेंट हमेशा ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, वेयर सोल्यूट हमेशा कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये चीज याद रखना। अब देखो NaOH के फॉर्मेशन पे आते हैं। किस पे आते हैं? फॉर्मेशन। तो हमने क्या लिया? एक्वस सोल्यूशन लिया, किसका? NaCl का, राइट। एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaCl मतलब इसके अंदर जो हमारा सॉल्वेंट है वो क्या होगा, वाटर होगा। एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaCl में से हम पास करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी जब हम पास करते हैं ना, तो NaCl का ब्रेकडाउन होता है NaOH में, सोडियम हाइड्रोक्साइड में। तो याद रखना फॉर्मेशन कैसा है। एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaCl में से हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, तब हमारा फॉर्मेशन होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का। इस चीज में ना बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है, तो मेक श्योर तुम वो टर्म्स को नोट डाउन कर लो। एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaCl को हम ब्राइन भी बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? ब्राइन भी बुलाते हैं। अगर हम इसका जो केमिकल इक्वेशन देखेंगे वो कैसा होगा, देख लो इधर। NaCl प्लस H2O गिव्स अस NaOH प्लस H2 प्लस Cl2। ठीक है, इक्वेशन बैलेंस्ड नहीं है, तो मेक श्योर तुम बैलेंस कर लेना इसको। अब मेरी बात सुनो, ये हमारा सॉल्ट था, ये हमारा वाटर था। अब इस पे से क्या पास कर रहे हैं हम? इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी जब हमने पास की तो NaCl का ब्रेकडाउन हो गया NaOH में, हाइड्रोजन में, और क्लोरीन का फॉर्मेशन हुआ। अब देखो, एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaCl को हम ब्राइन बुलाते हैं, और इस प्रोसेस का नाम, जब हम एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaCl में से इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं, इस प्रोसेस का नाम बोलते हैं क्लोर एल्कलाई प्रोसेस। क्या बुलाते हैं? क्लोर एल्कलाई प्रोसेस। तो क्वेश्चन में आ सकता है, टेस्ट में आ सकता है कि क्लोर एल्कलाई प्रोसेस कौन से प्रोसेस को बोलते हैं, जब हमारा एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaCl में से हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं। ठीक है, अब इसका नाम क्लोर एल्कलाई प्रोसेस क्यों पड़ा? अब देखो, क्लोर एल्कलाई प्रोसेस का जो नाम है ना, बेसिकली बिकॉज ऑफ प्रोडक्ट्स पड़ा। अगर हम ध्यान से देखेंगे तो क्लोर मतलब क्लोरीन, क्लोर मतलब क्लोरीन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्लोरीन का फॉर्मेशन है, और एल्कलाई किसके लिए? यहाँ पे एक एल्कलाई प्रेजेंट है, एल्कलाई का फॉर्मेशन हुआ है जो है NaOH। इसीलिए इस प्रोसेस या इस इक्वेशन का नाम हमारा क्या पड़ा? क्लोर एल्कलाई प्रोसेस, बिकॉज ऑफ द प्रोडक्ट्स फॉर्म, क्लोर फॉर क्लोरीन, एल्कलाई फॉर सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, फटाफट से नोट डाउन कर लो। एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaCl ब्राइन, इस प्रोसेस का नाम क्लोर एल्कलाई प्रोसेस है, कौन सी चीज इसमें इन्वॉल्व है। ओके, फटाफट से नोट डाउन कर लो ताकि हम आगे मूव ऑन कर सकें।
तो आई होप इतना तुम लोगों ने लिख लिया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे, दैट इज ब्लीचिंग पाउडर। अगर हम ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला देखते हैं तो ब्लीचिंग पाउडर का जो फॉर्मूला है दैट इज CaOCl2, ठीक है। जो हमारा सेकेंड है दैट इज ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। और जो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला है दैट इज CaOCl2, ठीक है। अगर हम इसका केमिकल नेम, ये तो हमारा नॉर्मल नेम हुआ राइट, अगर केमिकल नेम की बात करेंगे तो केमिकल नेम इज कैल्शियम, CaS कैल्शियम, O ऑक्सी, Cl2 इज क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर का नॉर्मल केमिकल नेम इज कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि यार इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, इसका जो फॉर्मेशन है वो कुछ ऐसा होगा। हमारे पास स्लेग लाइम होता है। अब देखो स्लेग लाइम क्या होता है, स्लेग लाइम का फॉर्मूला देख लो। स्लेग लाइम होता है तुम्हारा CaOH ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, वापस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। स्लेग लाइम इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पे से जब हम क्लोरीन गैस को पास करते हैं, ठीक है, फॉर्मेशन कैसे होगा ये जान लो। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दूसरा नेम इज स्लेग लाइम। इसके ऊपर से जब हम क्लोरीन गैस पास करते हैं, किसके ऊपर से, CaOH ट्वाइस प्लस Cl2, इट रिजल्ट्स इन ब्लीचिंग पाउडर, CaOCl2 प्लस H2 आएगा गैस, ओके। ये एक फॉर्मूला है बहुत इंपॉर्टेंट, नोट डाउन करना है तो कर लो। याद रखना स्लेग लाइम, ड्राई स्लेग लाइम वैसे क्लोरीन पास किया तो हमारा किसका फॉर्मेशन हुआ, ब्लीचिंग पाउडर। तो क्वेश्चन आ सकता है कि जो ब्लीचिंग पाउडर है वो कैसे बना हुआ है, ड्राई स्लेग लाइम प्लस क्लोरीन, ये ड्राई स्लेग लाइम प्लस क्लोरीन गैस, ओके। अब इसके अलावा इसके यूजेस देख लो। ये बेसिकली हमारे कॉटन इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है, बेसिकली फॉर ब्लीचिंग कॉटन, ठीक है, फॉर ब्लीचिंग कॉटन। इसके अलावा ये डिसइंफेक्टेंट के जैसे भी काम करता है। अब डिसइंफेक्टेंट मतलब क्या, डिसइंफेक्टेंट मतलब अगर हमारे वाटर के अंदर जर्म्स है ना तो वो उस जर्म्स को भी किल करता है, टू किल जर्म्स, ठीक है। और इसके अलावा ये वुड पल्प इंडस्ट्रीज में भी यूज किया जाता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये जो हमारे ऑब्जेक्ट्स इसको ब्राइटन करने में हेल्प करता है, ब्राइटन मतलब चमकाने में, गोरा करने में, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं इसके यूजेस। ब्लीचिंग कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज किया जाता है ये, ठीक है। वॉशिंग क्लोथ्स के टाइम पे भी किया जाता है ये। डिसइंफेक्टेंट के जैसे भी काम किया जाता है क्योंकि ये बेसिकली हेल्प करता है टू किल जर्म्स। उसके अलावा वुड पल्प इंडस्ट्रीज में भी काम किया जाता है क्योंकि ये ऑब्जेक्ट्स को ना ब्राइट करने में हेल्प करता है, ठीक है। जो भी सरफेस, जो भी तुम्हें चीज चाहिए होगी ना, पेपर इंडस्ट्रीज में भी ये यूज किया जाता है, ओके। याद रखना ये चीज। ये कुछ ब्लीचिंग पाउडर और उसके यूजेस थे, फटाफट से इसे नोट डाउन कर लो ताकि हम आगे नेक्स्ट सॉल्व पे मूव ऑन कर सकें, ओके। फटाफट से नोट डाउन कर लो इसको। अब जो नेक्स्ट है हमारा दैट इज बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा को जो फॉर्मूला होता है वो होता है NaHCO3। क्या होता है, NaHCO3। अगर इसका केमिकल नेम देखेंगे तो सोडियम, देखो Na मतलब सोडियम, उसके बाद H इज हाइड्रोजन और उसके बाद CO3 इज कार्बोनेट। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ओके। इसका जो केमिकल नेम है दैट इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ऑल्सो नोन एज बेकिंग सोडा, फॉर्मूला इज NaHCO3। अगर हम इसका फॉर्मेशन की बात करेंगे कि यार इसका जो फॉर्मेशन है वो बेसिक, देखो बेकिंग सोडा किसमें तुम्हारे किचन में कड़क कड़क या क्रिस्पी क्रिस्पी पकौड़े बनाने में काम आता है, ठीक है। तो याद रखना बेकिंग सोडा सबको मालूम है कहाँ पे यूज आता है इसका, किचन में ही काम आता है इसका, राइट ना, किचन में काम आता है हमारे। अब देखो इसका फॉर्मेशन, इसका जो फॉर्मेशन है वो किस प्रकार, कितनी चीजें इसमें इन्वॉल्व है। तो इसके फॉर्मेशन के लिए हमें चाहिए होता है हमारा कॉमन सॉल्ट, H2O वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया। ये सब चीजों को जब हम मिलाते हैं ना तब रिजल्ट आता है अमोनियम क्लोराइड और NaHCO3, और इसी को हम बुलाते हैं बेकिंग सोडा। तो ये फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, बट अब इसके अंदर जो टर्म्स आएंगे ना वो याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, NaCl H2O CO2 NH3 को मिलाएंगे तब जाके हमें मिलता है बेकिंग सोडा। अब हम इसके यूजेस की बात करते हैं, ठीक है। अब बेकिंग सोडा से हम बेकिंग पाउडर बना सकते हैं। तो क्वेश्चन आ गया कि जो बेकिंग पाउडर है वो कैसे बनता है।
तो याद रखना, जब हम बेकिंग सोडा में कोई भी एसिड को ऐड करते हैं, क्या करते हैं, एसिड को ऐड करते हैं। बेकिंग पाउडर कैसे बनता है, बेकिंग सोडा में कोई भी जब हम एसिड ऐड करते हैं ना, इट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ बेकिंग पाउडर। अब देखो बेकिंग सोडा क्या था हमारा, NaHCO3, राइट, NaHCO3 था, है ना। अब मेरी बात सुनो, एसिड में कौन सा आयन प्रेजेंट होता है, H+ आयन, राइट। तो NaHCO3 प्लस H+, तो इससे मिलता है हमको CO2, H2O प्लस, और क्या मिलता है हमें, सोडियम सॉल्ट मिलता है। क्या मिलता है, सोडियम सॉल्ट, ठीक है। तो याद रखना, जब हमारा NaHCO3, H+ कहां से आया, एसिड में से, और ये एसिड कैसा होना चाहिए, एडिबल एसिड, ईटेबल एसिड, ठीक है। अब हम उठा सकते हैं इसमें टार्टरिक एसिड, राइट। टार्टरिक एसिड किसमें पाया जाता है, टैमरिंड में। तो फॉर एग्जांपल हमने ले लिया टार्टरिक एसिड, तो NaHCO3 प्लस H+, उसकी वजह से हमें क्या मिला, CO2, H2 और सोडियम सॉल्ट। तो इसका जो, इसी से हमारा बनता है बेकिंग पाउडर, ओके। ओके, और याद रखना, ये जो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज होता है ना, ये हमारा ब्रेड या केक को सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनाता है, सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी। ये ओ नहीं आएगा, सॉरी, ये होगा H2। तो ब्रेड, और याद रखना जब क्वेश्चन आता है कि जो बेकिंग पाउडर या जब भी हम जो भी केक वेक बनाते हैं, उसके अंदर CO2 का काम क्या होता है, वो ब्रेड और केक को सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनाता है। और तुमने ये भी देखा होगा कि देखो तुम्हारे केक के ऊपर छोटे छोटे छेद आ जाते हैं, राइट, होल्स होते हैं। वो बेसिकली क्यों होता है, क्योंकि वहां से गैस है ना, वो एस्केप आउट होती है, उसके वजह से वो होल्स आ जाता है। तो बेकिंग पाउडर कैसे बन रहा है, बेकिंग सोडा प्लस एसिड। एसिड कैसा, एडिबल एसिड, कोई भी ईटेबल एसिड उठा लो, उसमें से तुम H+ आयन उसमें ऐड करो, फिर NaHCO3 को H+ से जब तुम करते हो तो तुम हमें बेकिंग पाउडर CO2, H2 और सोडियम सॉल्ट मिलता है। और ये जो CO2 है ना, बेसिकली किसके लिए काम आता है, ब्रेड केक सॉफ्ट को स्पॉन्जी बनाने में। ओके, अब ये तो एक फर्स्ट हो गया। अब दूसरा, ये हमारे एंटासिड्स में भी काम आता है। किसमें काम आता है, एंटासिड्स। तो इसको थोड़ा मिटा देते हैं, एंटासिड्स, ओके। अब एंटासिड्स क्या, एंटासिड्स तुमको मालूम होगा कि जब भी हमारे स्टमक में एसिडिटी की दिक्कत होती है तो इसके लिए हम एंटासिड्स यूज करते हैं। तो ये क्या करता है, ये बेसिकली जो भी हमारे स्टमक के अंदर एक्सेस ऑफ एसिड है ना, एक्सेस ऑफ एसिड को न्यूट्रलाइज करता है, ठीक है। तो फर्स्ट यूज इज बेकिंग पाउडर, सेकेंड यूज इट इज यूज्ड इन एंटासिड्स, ओके। अब थर्ड यूज क्या, इसको हम सोडा फायर एक्सटिंग्विशर में भी यूज करते हैं, सोडा फायर एक्सटिंग्विशर, ओके। याद रखना, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। फटाफट से नोट डाउन करो ताकि हम आगे बढ़ सके, ओके। ओके, जो नेक्स्ट हमारा है वो है वॉशिंग सोडा। जो वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला है ना, दैट इज Na2CO3.10H2। अब तुम्हें डाउट आएगा यार 10H2 क्या है, हम वो भी डिस्कस करेंगे क्या है, ठीक। बट सबसे पहले ये जान लो, वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला इज Na2CO3.10H2। अगर हम इसका नॉर्मल नेम देखेंगे तो इट इज सोडियम कार्बोनेट। तो इसमें क्या है, इसमें इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तुम क्या करते हो, सोडियम कार्बोनेट में हम वाटर के क्रिस्टल्स ऐड करते हैं, वाटर ऐड करते हैं। क्या करते हैं, जब हम Na2CO3 में जब हम वाटर ऐड करेंगे ना, तब हमें मिलेगा Na2CO3.10H2। तो इसका फॉर्मेशन इतना हार्ड या टफ नहीं है, बस इतना ही चीज हमें याद रखना है। बट इसके यूजेस याद रखना, क्योंकि इसके यूजेस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे कि यार ये कहाँ कहाँ पे यूज किया जाता है, याद रखना ये हमारा सोप, ग्लास और पेपर इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है, ठीक है। कहाँ कहाँ पे, सोप, पेपर, ग्लास इंडस्ट्रीज। और टेस्ट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि तुम्हारा ये जो बोरैक्स कंपाउंड है, जो तुम्हारा सोडियम कंपाउंड बोरैक्स है, उसका मैन्युफैक्चर कौन से सॉल्ट से किया जाता है। तो याद रखना वॉशिंग सोडा से। तो सेकंड लिखेंगे मैन्युफैक्चर ऑफ बोरैक्स। और एक क्वेश्चन आता है कि जो परमानेंट हार्डनेस है वाटर का, उसको कौन से सॉल्ट का यूज करके निकाला जाता है। तो याद रखना रिमूव्स, कौन रिमूव कर रहा है,
वॉशिंग सोडा ही रिमूव करता है, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। ओके, याद रखना क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो तुम्हारा बोरैक्स सोडियम कंपाउंड है उसका मैन्युफैक्चर किसके थ्रू होता है, तो वो किसके थ्रू होता है, वॉशिंग सोडा के थ्रू होता है। ओके, और इसके अलावा और एक चीज जो हमारा परमानेंट हार्डनेस है वो कौन रिमूव करता है, वो भी कौन करता है, वॉशिंग सोडा रिमूव करता है। इसके अलावा ये हमारे वॉशिंग सोडा है, अगर क्लीनिंग के काम नहीं करेंगे तो क्या करेगा, क्लींजिंग एजेंट के जैसे भी एक्ट करता है कपड़े वपड़े धोने में। ठीक है, तो याद रखना इसके यूजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके यूजेस तो मेक श्योर तुम इस यूजेस को सारी चीजों को नोट डाउन करते हुए ही आगे बढ़ो, तभी हमारा फायदा होगा, वरना फायदा नहीं होने वाला। थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया बट कोई नहीं, समझ तो आ रहा होगा। परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, फटाफट से नोट डाउन कर लो ताकि हम आगे मूव ऑन कर सके। ओके, अब आया हमारा वो जो डॉट 10H2O था ना, अब उसकी दिक्कतें क्लियर करते हैं। याद रखना वाटर क्रिस्टल टॉपिक है हमारा भी, वाटर क्रिस्टलाइजेशन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या, आसान भाषा में नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कुछ नहीं है, ज्यादा दिक्कत वाला काम नहीं है, दैट इज नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट, कि कितने हमारे वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं एक यूनिट सॉल्ट में। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज जस्ट नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। अब इस पे भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे वो पूछेंगे कॉपर सल्फेट में तुम्हारे कितने वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, तो CuSO4.5H2O, तो कॉपर सल्फेट में 5 वाटर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। क्वेश्चन आ गया कि फेरस सल्फेट में कितने वाटर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, तो याद रखना फेरस सल्फेट में 7 वाटर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। क्वेश्चन आ गया वॉशिंग सोडा में कितने वाटर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, तो वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला सबको याद होगा, .10H2, 10 वाटर ऑफ मॉलिक्यूल या 10 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। कॉपर सल्फेट का पूछते हैं और आ भी चुका है, कॉपर सल्फेट में 5 है, फेरस सल्फेट में 7 है, सोडियम कार्बोनेट में 10 है, दैट इज वॉशिंग सोडा में कितने हमारे 10 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। ओके, अब इसके अलावा और एक कंपाउंड है हमारे पास, दैट इज जिप्सम। तो जिप्सम में कितने वाटर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, इसमें होते हैं 2 वाटर ऑफ मॉलिक्यूल, या वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितने हैं इसके, 2। अब हम डिस्कस करेंगे डिटेल में कि जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, अब जो हमारा जिप्सम का फॉर्मूला होता है ना, जिप्सम लिखते हैं इधर, तो अब तुम्हें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन समझा होगा। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कुछ नहीं है, बस कितने वाटर मॉलिक्यूल्स हमारे एक सॉल्ट के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, जिप्सम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CaSO4.2H2O। अगर इसे केमिकल नेम जानेंगे तो कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, ये जो जिप्सम है ना हमारा, ये जिप्सम ऐसे तो काम नहीं आएगा, बट एक इससे बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड निकलेगा, दैट इज POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो तुम्हारा प्लास्टर ऑफ पेरिस है वो जिप्सम से कब तैयार होगा, जब हम जिप्सम को 373 केल्विन पे हीट करते हैं ना, जिप्सम को जब हम 373 केल्विन पे हीट करते हैं तो ये अपने कुछ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लूज कर देता है। क्या करता है, कुछ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लूज कर देता है और कुछ को रिटेन करता है। जिप्सम को 373 केल्विन पे हीट करने के बाद एक कंपाउंड फॉर्म होता है जिसको हम बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। ओके, और यही कंपाउंड हमारा है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ओके, जिप्सम को 373 पे हीट किया तो हमें क्या मिला, CaSO4.2H2। अब मेरी बात ध्यान से सुना, क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकते हैं कि अगर जिप्सम को तुमने 373 केल्विन से ज्यादा पे हीट कर दिया तो क्या होगा, तब उस केस में हमें मिलेगा डेड बर्न प्लास्टर, और इस डेड बर्न प्लास्टर का कुछ यूज नहीं होता आगे। तो मेक श्योर जिप्सम को कितने पे हीट करना है, 373 केल्विन, उससे ऊपर हीट किया तो हमें क्या मिलेगा, डेड बर्न प्लास्टर। जिप्सम को 373 पे हीट किया, उसके वजह से कुछ वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लूज कर देगा और ये प्रोडक्ट बनाते हैं CaSO4.2H2O। इसका केमिकल नेम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, या आसान भाषा में प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस हमारा डॉक्टर यूज करता है,
तुम्हारे बोन्स को, हड्डियों को ठीक भी करने में, राइट। इसके अलावा डेकोरेशन मटेरियल्स में काम आता है, टॉयज बनाने में काम आता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस है सॉल्ट से रिलेटेड, जो तुम्हें लिख के एक बार लर्न भी कर लेना, यूजेस हैं, कौन सा कहाँ पे यूज हो रहा है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। होप यू लाइक द वीडियो गाइस, अच्छे से प्रिपरेशन करते रहो।